नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया भाग और इस भाग के अंतर्गत अपन विस्तार से चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के बारे में। इससे पहले का भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग अगर आपने नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से देख लीजिए। उसमें मैंने संपूर्ण रूप से राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 प्रस्तुत किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। अब आज के भाग में जो अपन चर्चा करेंगे वो है राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां। देखिए साथियों, इसके अंतर्गत जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि राष्ट्रपति अपनी सामान्य शक्तियों के तहत कौन कौन से कार्य करता है और कौन से अनुच्छेद के तहत वो कार्य संपन्न करता है। तो कार्यपालिका शक्तियां दूसरी है संसदीय या विधायी शक्तियां, तीसरी है वित्तीय शक्तियां और चौथी है न्यायिक शक्तियां। ये चार जो शक्तियां हैं ये मुख्य रूप से शामिल की जाती हैं राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में। तो सबसे पहले तो साथियों आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, संसदीय विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। इसमें अपन जो विशेष रूप से बात करेंगे इस वीडियो में वो देखिए साथियों, कौन कौन सी शक्ति तथा अधिकार राष्ट्रपति कौन सी शक्तियों के तहत रखता है। तो कार्यपालिका शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, संसदीय शक्तियों के तहत कौन कौन से अधिकार राष्ट्रपति रखता है, वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी उसे प्राप्त हैं और न्यायिक शक्तियां उसे कौन कौन सी प्राप्त हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की। तो देखिए आप, एकदम आराम से मैं आपसे चर्चा करूंगा पूरे विषय की। कार्यपालिका शक्तियां देखिए, इसमें अपन बात करेंगे अनुच्छेदों की। कोई भी शक्ति हो, चाहे वो कार्यपालिका शक्तियां हो, चाहे वो संसदीय शक्तियां हो, चाहे वित्तीय या न्यायिक, हम आज इस वीडियो में वो सारे के सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे जो जिन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति को कोई ना कोई शक्ति प्राप्त है या राष्ट्रपति किसी कार्य को करने का अधिकार रखता है। तो कार्यपालिका शक्तियों का देखिए, इसके तहत राष्ट्रपति को प्राप्त होती है नियुक्ति संबंधी अधिकार। अगर मैं कह दूं कि राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार कौन सी शक्तियों के तहत प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं कार्यपालिका शक्तियों के तहत। तो देखिए, इसमें अपन कौन कौन से अनुच्छेदों की बात करेंगे साथियों। अनुच्छेद 74 की बात करेंगे, अनुच्छेद 75 की बात करेंगे, अनुच्छेद 76 की बात करेंगे, अनुच्छेद 77 की बात करेंगे, अनुच्छेद 78 की बात करेंगे, अनुच्छेद 148 की बात करेंगे, अनुच्छेद 155 की बात करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 239 की बात करेंगे,
अनुच्छेद 316 की अपन बात करेंगे। पहले आप अनुच्छेदों को लिख लीजिए। अब इन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यपालिका नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, इनके बारे में अपन सारी की सारी बात करेंगे। अनुच्छेद 316 के बाद में अपन बात करेंगे अनुच्छेद 323 की। 323 के बाद में करेंगे अनुच्छेद 324 की, अनुच्छेद 338 की और अनुच्छेद 340 की। ये जो शक्तियां हैं इनके बारे में हम जो है वो विस्तार से बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली जो बात आई है वो आई है अनुच्छेद 74 की। तो अनुच्छेद 74 के बारे में जानने से पहले आप एक बात जान लीजिए साथियों कि राष्ट्रपति को जो है वो देश की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है। ये आप देखिए, हालांकि राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो देश की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए कि देश की कार्यपालिका का वास्तविक कार्य प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अब देखिए अनुच्छेद 53, इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। अनुच्छेद 53 में साफ साफ ये कहा गया है कि देश की कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। तो कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को बनाया गया है। और इसी कार्यपालिका शक्तियों के तहत अनुच्छेद 74 के तहत देखिए कौन सी शक्ति रखता है राष्ट्रपति, यही आपको ध्यान में रखना है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रश्न आता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 74 के तहत करता है। मंत्रिपरिषद को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब अनुच्छेद 74 में साथियों बहुत ही विस्तृत चीजें दी गई हैं। यहां हम केवल जो सामान्य शक्तियां हैं उसके पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, वरना ये टॉपिक इस 1 घंटे की अवधि में पूरा होगा ही नहीं। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसका जो प्रमुख होता है, हेड होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों की रिकमेंडेशन या सिफारिश करता है वही व्यक्ति मंत्री पद के रूप में शपथ लेते हैं राष्ट्रपति से। तो किन किन को कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा, यह तय करना प्रधानमंत्री का काम है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई सूची के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, उन्हें शपथ दिलाता है। अब देखिए अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिए साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बात एकदम तय है। और लोकसभा चुनाव में या संसदीय चुनाव में जो पार्टी सत्ता में आती है, जो दल बहुमत प्राप्त करता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। लेकिन भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है अनुच्छेद 75 में कि यदि देश में किसी पार्टी को या किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी दल के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है, जो राष्ट्रपति को लगे कि हाँ ये दल जो है वो आगामी 6 माह में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेगा या संसद का विश्वास प्राप्त कर लेगा। तो ये स्वविवेक शक्ति भी यहाँ पर राष्ट्रपति रखता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में। वैसे साथियों, इसके संदर्भ में एक बात आती है कि संसदीय चुनाव में कैसे माना जाएगा स्पष्ट बहुमत किसी दल को मिला है, तो उसके लिए जादुई आंकड़ा होता है
272 का। 272 सीटें किसी दल के द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं तो ये माना जाता है कि संबंधित दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया है और उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करता है। अब देखिए साथियों, इसके अंदर एक विशेष बात और भी आती है कि वाक्य आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री मनोनीत होता है। तो जाहिर सी बात है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होता है और किसके द्वारा नियुक्त होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अब देखिए इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए और पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ कोई नहीं दिलाता। देखिए साथियों, आपके दिमाग में चलता है कि एकदम सरल प्रश्न है और आप उत्तर कर देते हो राष्ट्रपति, तो ये जो जवाब है ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री को इस पद के रूप में कभी शपथ नहीं दिलाई जाती। प्रधानमंत्री एक मंत्री के रूप में पद की शपथ लेता है, क्योंकि वो भी उन सभी मंत्रियों में शामिल है जो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाए जाते हैं। तो उन्हीं मंत्रियों का प्रधान जो माना गया है वो प्रधानमंत्री को माना गया है। एक्चुअली है तो वो उस मंत्री परिषद का ही एक सदस्य। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, कोई नहीं दिलाता है। याद रख लीजिए अच्छी तरह प्रश्न ये। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 76, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। इस महान्यायवादी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। देखिए साथियों, ये जो पदाधिकारी है इनके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। आपके लिए पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाया जाएगा, महान्यायवादी के बारे में है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में है और विभिन्न जो आयोगों का गठन राष्ट्रपति करता है इन आयोगों के बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। ये उपयोगी मंच नहीं है, यहाँ मैं आपको केवल सारी की सारी सामान्य शक्तियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि किस अनुच्छेद के तहत कौन सी शक्ति राष्ट्रपति रखता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो आएगा वो ये आएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, 76 के तहत। संक्षिप्त में आपको मैं 2-3 बातें बता देता हूं, आप ध्यान में रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ये जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी संसद के सदन की बैठक में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, सदन को संबोधित कर सकता है, सदन की किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान में रखनी है साथियों, इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महान्यायवादी को प्राप्त कौन सी शक्ति नहीं होती है। तो ये संसद के किसी भी सदन में सदस्य के रूप में भाग ले सकता है, मांगे जाने पर अपनी सलाह भी दे सकता है, किसी भी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है, लेकिन किसी विषय पर अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये होता है महान्यायवादी और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष। राष्ट्रपति जब तक चाहे ये अपने पद पर बना रह सकता है। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 किस बात का प्रावधान करता है, इसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 77 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 77 ये कहता है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। तो ये अनुच्छेद भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि संघ सरकार के
समस्त कार्य मतलब सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 77 में क्या प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार या केंद्र सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे और कार्य आवंटन के जो नियम बनाता है मंत्रिपरिषद के कार्य आवंटन के जो नियम बनाए जाएंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे। ये बात भी अनुच्छेद 77 में कही गई है। पहली बात देखिए, अनुच्छेद 77 में 3 विशेष बातें मिलती हैं। आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर यही आता है कि संघ सरकार या केंद्र सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किए जाएंगे। तो ये किस अनुच्छेद में है? 77 में है। दूसरी बात ये कहता है कि कार्य आवंटन के जो नियम बनाता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए, कार्य आवंटन के नियम बनाने का कार्य भारत का राष्ट्रपति करता है और कार्य आवंटन करने का कार्य साथियों अगर पूछा जाए तो ये करता है प्रधानमंत्री। कार्य आवंटन का मतलब है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन सा कार्य सौंपा जाएगा, ये करना प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के कार्य आवंटन संबंधी नियम कौन बनाता है, तो इसका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी है। कार्य आवंटन का कार्य करता है प्रधानमंत्री और कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। अब देखिए साथियों, अनुच्छेद 78, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों का उल्लेख करता है अनुच्छेद 78। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंध जितने मधुर होंगे, स्पष्ट होंगे, उतनी ही देश की प्रशासनिक व्यवस्था कुशल ढंग से संचालित होगी, ये आप सभी मानते हैं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का जो बोध कराने वाला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 78। और देश के किसी भी प्रशासनिक कार्य के संदर्भ में राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री को अपने पास आमंत्रित कर सकता है, उनसे राय मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। तो देश के शासन व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त करता है। तो देश के शासन व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किस अनुच्छेद के तहत जानकारी प्राप्त करता है? अनुच्छेद 78 के तहत। तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अगला अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 जो है वो राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति अधिकार देता है? वो है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जिसको कहा जाता है CAG या कैग या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसके बारे में अपन देखो थोड़ी सी बात करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं नीचे का। कई विद्यार्थियों के ये रहता है कि सर आप थोड़ी सी जानकारी देने के बाद में पूरी तरह से बोर्ड को न मिटाएं, ऐसा का ऐसा यथावत रहने दें। तो ये बात जो है मैंने स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत सुनी है और इसका पालन भी कर रहा हूं जहां तक है। अब देखिए आप अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति किस पदाधिकारी की नियुक्ति करता है? CAG। देखो साथियों ये शॉर्ट में भी आ सकता है कैग और इसका पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और हिंदी में इसको कहा जाता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पदाधिकारी के बारे में भी विस्तार से आगे अपन एक पूरे वीडियो के तहत बात करेंगे, पर यहां पर मैं आपको मुख्य रूप से संक्षिप्त 2-3 बातें जरूर बताना चाहूंगा साथियों
कि सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद का संबंध नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से है? तो वो अनुच्छेद 148 का है। तीसरी बात, नियंत्रक व महालेखा जो परीक्षक होता है वो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलवाता है। लेकिन जिस तरह से महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, उस तरह से नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहता है, क्योंकि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का साथियों कार्यकाल निर्धारित है 6 वर्ष अथवा या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष उसका कार्यकाल है। या तो वो पूरे 6 वर्ष अपने पद पर कार्यरत रहेगा या फिर 65 वर्ष की अवधि प्राप्त करने तक, जो भी कार्यकाल पहले हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने 64 वर्ष की आयु में सीएजी का पद प्राप्त किया, तो जाहिर सी बात है वो 1 वर्ष अपने पद पर रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु में सीएजी का पद प्राप्त करता है तो वो पूरे 6 वर्ष तक अपने पद पर कार्यरत रह सकता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य में राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। तो ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है कि वो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। अब देखिए अनुच्छेद 239 जो है वो किस चीज की बात करता है, ये आप देख लीजिए। इसमें बात कही गई है संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों की नियुक्ति। तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 239 के तहत जो है वो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। यहां आपको साथियों केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कौन सी कार्यपालिका या नियुक्ति शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 316 का संबंध किससे है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका मतलब है संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति करता है। वैसे अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं, लेकिन चूंकि अपन बात नियुक्ति संबंधी शक्तियों की कर रहे हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 316 के तहत। यह बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। अभी मैं आपको अनुच्छेद 340 तक सारी की सारी जो है कार्यपालिका शक्तियां बता देता हूं। उसके बाद में जो जितने भी पदाधिकारियों के नाम लिखे हैं उन सब पदाधिकारियों के मैं नाम आपको बताऊंगा। आप वीडियो लगातार देखते रहें। अब देखिए साथियों, अगला है अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323 के तहत राष्ट्रपति कैट की नियुक्ति करता है। कैट का मतलब है CAT। कैट आपने सब सुना होगा। यहां वो कैट नहीं है, ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो कैट की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 323 के तहत करता है। CAT केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब देखिए अगली बात आएगी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है साथियों? अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति भारत के
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 324 के तहत। इसके बाद है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह आपको ध्यान में रखना है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एससी आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 338 के तहत किया जाता है। एक आता है साथियों अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी आयोग के बारे में अगर आपसे पूछे शेड्यूल ट्राइब आयोग तो उत्तर आ जाएगा अनुच्छेद 338 ए। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति एससी आयोग अनुसूचित जाति आयोग का गठन करता है और अनुच्छेद 338 ए के तहत जो है वो राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है। अब देखिए अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति गठन करता है ओबीसी आयोग की, जिसको बोला जाता है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो किया जाता है अनुच्छेद 340 के तहत। तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हमने बात कर ली है साथियों। अब इन शक्तियों के बारे में एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं पदाधिकारियों सहित। देखिए अनुच्छेद 74 के तहत अपन ने बात की थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री आप जानते हो वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में महान्यायवादी है के वेणुगोपाल, या आप लिख सकते हैं वर्तमान में देश के महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल हैं। अनुच्छेद 148 के तहत किसकी नियुक्ति करता है, कैग या नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक वर्तमान में है सोमा राय बर्मन। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है, सोमा राय बर्मन है। ये दिसंबर 2019 से अपने पद पर कार्यरत है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद प्राप्त करने वाली साथियों ये 7वीं महिला बनी है। तो वर्तमान में सोमा राय बर्मन नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है भारत की, और ये इस पद को प्राप्त करने वाली कौन सी महिला है, 7वीं महिला। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। 155 के तहत राष्ट्रपति, 239 के तहत संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 316 के तहत जो है वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसमें अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग में। आयोगों का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे वीडियो में। आपको किसी भी चीज के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो है टॉपिक के अनुसार मैं आपको सारी चीजें जितनी बतानी चाहिए उतनी ही बता रहा हूँ। अब देखिए वर्तमान में यूपीएससी का जो अध्यक्ष है इसके बारे में आप देख लीजिए। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना, यह आप ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद में है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो है सुनील अरोड़ा, यह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, सुनील अरोड़ा है। इसके बाद में देखिए साथियों अनुच्छेद 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति कौन सा आयोग गठित करता है, अनुसूचित जाति आयोग। और अनुसूचित जाति आयोग या एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है रामशंकर कठेरिया। तो यहां मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में एससी आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया है। इसके अलावा अनुच्छेद 338 ए के तहत जो है
राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी आयोग का गठन करता है और वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साइनी। एसटी आयोग का पूछा जाए तो नंद कुमार साइनी। और आखिरी बात अपन ने की थी अनुच्छेद 340 की। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग का गठन करता है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओबीसी आयोग के भगवान लाल सैनी। भगवान लाल सैनी है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अब देखिए साथियों, इसके अलावा जो है एक दो बातें अपन और भी कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 343 के तहत अनुच्छेद जो है वो 343 की जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर, वो भी आप कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 343 के तहत यह प्रश्न आता है, राजभाषा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है तो वो है अनुच्छेद 343 और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं राजभाषा आयोग के वो है डॉक्टर विनय पाठक। तो डॉक्टर विनय पाठक कौन है? राजभाषा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। ये बात और आप ध्यान में रखिए। तो ये मैंने आपको सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बता दिया है। ये सारे के सारे आप अनुच्छेद ध्यान में रखिए और कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है ये आप ध्यान में रखिए। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। साथियों, जो भी ये पदाधिकारी हैं इनके बारे में विस्तार से आगे अपन बात करेंगे। प्रधानमंत्री भी चलेगा, महान्यायवादी भी लेके आएंगे अपन, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भी लेके आएंगे विस्तार के साथ। संसद के दोनों सदनों का गठन और संरचना कैसी है वो भी पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में भी सारे प्रावधानों को विस्तार से पढ़ेंगे। कहने का मतलब पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था की जो संरचना जो मैंने आपको भाग 1 में बताई थी, उस पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था की संरचना को मैं आपके बीच इसी प्रकार से लेकर आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, संकल्प है। तो आप घबराएं नहीं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इससे पहले आप भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम एकदम चरणबद्ध ढंग से चल रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आपको चाहे भाग अधिक बनाने पड़ जाए, टाइम अधिक लग जाए, लेकिन आपके पास जानकारी जो है वो अधिकांश रूप से पहुंचनी चाहिए। ये मेरे इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए, इसके पश्चात कार्यपालिका शक्तियों के पश्चात अपन बात करेंगे विधायी शक्तियां, जिनको कहा जाता है संसदीय शक्तियां। तो साथियों, आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के 3 अंग होते हैं और संसद के 3 अंगों में सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति, जो कि अप्रत्यक्ष अंग होता है। इसके अलावा जो 2 अंग होते हैं संसद के, वो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के अप्रत्यक्ष अंग होने के नाते राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियां रखता है उसकी बात अपन अब करेंगे। तो देखिए, आप कौन कौन से अनुच्छेदों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला है, पहले साथियों मैं आपके सामने अनुच्छेद लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे सभी अनुच्छेदों का। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 85, तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87, ये सारे लगातार आ रहे हैं साथियों, एकदम आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 107,
इसके अलावा अनुच्छेद 111 और लास्ट है अनुच्छेद 123। तो ये जो सारे के सारे जो अधिकार हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त वो शक्तियां हैं जो वो संसद का अप्रत्यक्ष अंग होने के नाते रखता है। तो राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियां रखता है, विधायी के रूप में या संसदीय क्षेत्राधिकार के रूप में? तो देखिए साथियों, अनुच्छेद 79 जो है वो है भारतीय संसद के गठन से संबंधित। केवल यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारत की जो संसद है साथियों, भारत में किस शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी भारत की। और भारतीय संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 80 ये संबंधित है राज्यसभा के गठन से। अब देखिए साथियों, ये पर्टिकुलर कोई आप सोचोगे कि यहाँ पे कोई शक्ति से विशेष संबंधित कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि संघ सरकार का कोई भी जो कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से संपादित होगा। ये अपन ने अभी पढ़ा है अनुच्छेद 77 में। तो उसी तरह से भारतीय संसद का जो गठन है तो वो अंतिम रूप से कब हुआ है? जब राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, तब अंतिम रूप से जाकर जो है वो भारतीय संसद का गठन संभव हो सका। इसी तरह से अनुच्छेद 80 जो है वो उच्च सदन राज्यसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 81 के तहत जो है वो निम्न सदन लोकसभा का गठन किया गया है। तो लोकसभा के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 81। अब देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 85। प्रश्न आता है किस अनुच्छेद के तहत संसद के सत्र को आहूत किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत संसद के सत्र का सत्रावसान किया जा सकता है? या किस अनुच्छेद के तहत संसद को भंग किया जा सकता है? तो संसद को भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। तो संसद को भंग कर सकता है तो जाहिर सी बात है, संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा किसी भी स्थिति में भंग नहीं होता है, वो स्थायी सदन है। तो भंग कौन सा सदन होगा? लोकसभा होगा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। और कौन भंग करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखिए अगली बात आती है कि अनुच्छेद 86 से संबंधित क्या प्रश्न बनता है, वो आप ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 86 से संबंधित प्रश्न बढ़ेगा, लोकसभा के पहले सत्र में अभिभाषण कौन देता है? लोकसभा के पहले सत्र में अभिभाषण कौन देता है? और प्रत्येक वर्ष, चूंकि आप जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो पहले सत्र में अभिभाषण और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में अभिभाषण कौन देता है? तो ये अभिभाषण देता है राष्ट्रपति। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण, यह आप विशेष ध्यान में रखिए। और प्रत्येक वर्ष इस तरह का अभिभाषण देता है प्रथम बैठक में। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो वो अनुच्छेद 86 के तहत ये शक्ति प्राप्त है। सारे के सारे अनुच्छेद परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं साथियों, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए बात आती है अनुच्छेद 87 की। तो राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण करने का भी अधिकार है। जरूरी नहीं है कि वो प्रथम सत्र में ही अभिभाषण दे या प्रत्येक वर्ष जो है प्रथम सत्र में अभिभाषण दे। अगर आवश्यकता महसूस हुई तो वो संसद में कभी भी अपना अभिभाषण देने का अधिकार रखता है। तो राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो वो अनुच्छेद 87 के तहत प्राप्त है। यह आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 107, ये सुमेलित करने वाले भी आ सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से। देखिए आपको प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में अभिभाषण देता है। नीचे आपको ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 85, 86, 87, 107। या फिर प्रश्न आ जाएगा विशेष
राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 87 के तहत प्राप्त है। अब देखिए, सामान्य विधेयकों को पुनर्विचार हेतु संसद को राष्ट्रपति लौटा सकता है। यहाँ पर एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। देखिए, एक बार मैं ये अनुच्छेद आप मिटा देता हूं, थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा आपको। अनुच्छेद 107 इसमें आया है विधेयकों को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति लौटा सकता है। तो देखिए साथियों, इसके अंतर्गत आपको एक शब्द ध्यान में रखना है, पुनर्विचार। ये देखिए, ये शब्द है पुनर्विचार, मतलब विचार किए गए किसी तथ्य पर वापस से नए सिरे से विचार करना, ये होता है पुनर्विचार। तो देखिए, इसके संदर्भ में दो संवैधानिक संशोधन आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो 42वां जो 1976 में हुआ था, और एक 44वां जो 1978 में हुआ था। अच्छी तरह आप समझ लीजिए बात को। 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था साथियों, कि यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक पास कर दिया जाता है, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, इसके बाद यह विधेयक जाता था राष्ट्रपति के पास। तो इन दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य था, वो मना नहीं कर सकता था। तो ये जो बाध्यता दी गई थी राष्ट्रपति को, वो दी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा हर चीज जो बता रहा हूं। तो संसद के द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, मतलब वो अस्वीकार नहीं कर सकता। तो ये बाध्यता दी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, राष्ट्रपति को थोड़ी सी इसमें स्वतंत्रता दी गई। 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया साथियों, 44वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया कि राष्ट्रपति के पास यदि संसद के दोनों सदनों से पास होकर कोई विधेयक आएगा, तो राष्ट्रपति को यदि ये लगता है कि संबंधित विधेयक में कोई कमी है या खामी है, तो एक बार वो वापस उस विधेयक को संसद में लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। तो राष्ट्रपति को एक बार किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति कौन से संविधान संशोधन के तहत दी गई थी, तो वो दी गई थी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, तो आप समझ गए, बाध्य किया गया 1976 के 42वें संशोधन के तहत, और पुनर्विचार के लिए एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। साथियों, यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि एक बार राष्ट्रपति वो विधेयक वापस लौटा सकता है। अगर वैसा का वैसा विधेयक संसद के दोनों सदन वापस राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो इस बार राष्ट्रपति वो विधेयक स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होगा। इस बार उसको वो विधेयक स्वीकृत करना ही पड़ेगा, या यदि वो चाहे तो इस स्थिति में वो अपनी वीटो शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। वीटो शक्ति का मतलब है जेबी शक्ति, जेब मतलब पॉकेट पावर। तो इस संदर्भ में क्या होता है, राष्ट्रपति हो सकता है उस विधेयक को अपने पास रख ले अनिश्चित काल के लिए। वीटो शक्ति का प्रयोग का मतलब है वो न तो उस विधेयक को स्वीकृति दे और न ही अस्वीकृति दे। तो इस संदर्भ में यहाँ पर थोड़ी सी वीटो शक्ति की बात आती है। बाकी ये कोई विशेष अलग से कोई शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये दोनों संविधान संशोधन आपको समझ में आ गए। तो प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधेयकों को पुनर्विचार हेतु संसद में लौटा सकता है? तो 107वें संविधान संशोधन के तहत वो लौटा सकता है। अब अगली बात करेंगे अपन अनुच्छेद 108 की। आप वीडियो को एक बार अच्छी तरह देखिए, अगर आवश्यकता हो तो 2 बार देखिए साथियों। हर चीज अगर मैंने आपको जो सारी चीज पढ़ा दी है भारतीय राज्य व्यवस्था में, यकीन मानिए अगर हर बिंदु आप क्लियर करके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आपको अधिक से अधिक जानकारियां दे रहा हूं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था मैं इसी माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं विद्यार्थियों को अधिक से अधिक विस्तृत रूप में सारी की सारी जानकारियां दूं। चाहे इसके लिए मुझे 50 भाग 100 भाग कितने भी क्यों न बनाने पड़े, मेरा उद्देश्य यही है इस चैनल का
कि अधिक से अधिक जानकारी विद्यार्थियों के पास पहुंचे और वो कॉन्फिडेंस प्राप्त करें, उनमें वो ऊर्जा प्राप्त हो, वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका प्राप्त हो जाए कि वो मन परीक्षा देने से पहले ही इतने आत्मविश्वास से भर जाए कि हाँ, इस बार नहीं तो कभी नहीं, हम इस बार हर हाल में फतेह हासिल करेंगे। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 के संदर्भ में देखिए क्या है साथियों, इसमें प्रश्न आता है संयुक्त अधिवेशन का। यह शब्द आप ध्यान में रखिए। संयुक्त का मतलब है दो चीजों को मिलाना। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि देश में कोई एक ऐसा कोई मुद्दा चल रहा है जिस पर दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक साथ मिलकर चर्चा होनी संभव है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ मिलाकर संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। तो राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्राप्त है। अब देखिए अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा इस बात को। प्रश्न आता है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति बुलाता है। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अच्छी तरह बात समझ लीजिए। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, ये बुलाता है, आयोजन करता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तथ्य आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि पॉलिटी के जो प्रश्न होते हैं साथियों, वो एक ही शब्द से उनका उत्तर चेंज हो जाता है। आप यकीन मानिए इस चीज का कि संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करता या बुलाता तो है राष्ट्रपति, और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कौन करता है? तो आप बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता राष्ट्रपति क्यों नहीं करता? क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति संसद का अप्रत्यक्ष अंग होता है, इसलिए वो अध्यक्षता नहीं कर सकता। अब देखिए इसके बाद में आखिरी जो बिंदु है वो है अनुच्छेद 111। आखिरी नहीं कह सकते अभी अपन, अनुच्छेद 108 के बाद में 108 आप समझ गए संयुक्त अधिवेशन। दोबारा लिख देता हूं, कई बंधु जो है वो सभी जानकारी एक साथ बोर्ड पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आराम से। अब है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि संसद के द्वारा पारित किए गए विधेयकों को अनुमति कौन प्रदान करता है? तो संसद के द्वारा पारित किए गए विधेयकों को अनुमति कौन प्रदान करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। अनुमति राष्ट्रपति देता है। इसमें आपको विशेष रूप से जो ध्यान में रखना है वो है विधेयकों को अनुमति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है? तो विधेयकों को अनुमति किसके तहत प्रदान करता है? अनुच्छेद 111 के तहत प्रदान करता है। अब देखिए आखिरी आता है अनुच्छेद 123। देखिए ये सुमेलित करने वाले प्रश्न आते हैं, इसलिए हम किसी अनुच्छेद को नहीं छोड़ सकते। इधर आपको अनुच्छेद दे देगा 85, 86, 111, 123 इस तरह से, और इधर दे देगा वो किससे संबंधित है। तो सुमेलित करने वाले प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं साथियों। अब देखिए अनुच्छेद जो 123 है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप जानते हैं कि संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और हमेशा जो है वो सत्र में हो दोनों सदन, ये भी कोई जरूरी नहीं है। दोनों सदनों के दो सत्रों के बीच में 6 माह का जो है वो सत्रावसान काल होता है, विश्रांति काल होता है, जिसको बोलते हैं अवकाश काल या विश्रांति काल। तो इसमें प्रश्न आता है कि संसद के विश्रांति काल या अवकाश काल के दौरान देश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन रखता है? तो देखिए अगर संसद अवकाश काल में है तो भी अध्यादेश जो अपने निश्चित समय पर जारी होंगे ही होंगे। तो संसद के अवकाश काल विश्रांति काल ही आता है ज्यादातर साथियों परीक्षा में। मैं आपका इसका दूसरा शब्द लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है अवकाश काल। विश्रांति काल का मतलब है अवकाश काल। तो संसद के अवकाश काल के दौरान जितने भी अध्यादेश जारी होंगे वो कौन जारी करेगा? वो जारी करेगा देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति।
तो ये अपन ने सारे के सारे विधायी अधिकार पढ़े हैं। अब देखिए मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूं सारी की सारी विधायी शक्तियां, संसदीय शक्तियां। अनुच्छेद 79 के तहत क्या किया जाता है, साथ साथ दोहरा लीजिए। भारतीय संसद का गठन किया गया है। 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में अभिभाषण दे सकता है और प्रत्येक वर्ष पहली बैठक में अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति को संसद में विशेष अभिभाषण करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 107 के तहत विधेयकों को, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति दे सकता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को जारी कर सकता है उस समय जब संसद अवकाश काल में हो। तो संसद के अवकाश काल या विश्रांति काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है अनुच्छेद 123 के तहत। अब देखिए साथियों, थोड़ा सा जो है वीडियो बड़ा बन गया है क्योंकि हमने हर अनुच्छेद के बारे में ढंग से अध्ययन किया है, इसी वजह से। तो आज का जो अपना ये भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 9 था, ये संबंधित था राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों से। और इन सामान्य शक्तियों के अंतर्गत 4 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। अब अपन ने इस वीडियो में 2 शक्तियों की बात आज कर ली है, कार्यपालिका शक्तियां और विधायी शक्तियां। एक बार मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं वो सारी बातें संक्षिप्त रूप में। और कल अगला जो वीडियो अपन अपलोड करेंगे उसके अंतर्गत राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत अपन बात करेंगे वित्तीय शक्तियों की और न्यायिक शक्तियों की। इसके बाद में आपके राष्ट्रपति का जो अध्याय है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए साथियों, बहुत ही कम समय में अपन इस पूरे वीडियो का एक बार दोहरान कर लेते हैं। आप अच्छी तरह सुन लीजिए, अपने तथ्यों को एकदम रिवाइज कर लीजिए। कॉपी में आपने लिखा है, अपनी स्मृति में बैठाया है तो देख लीजिए। हमने पहले बात की थी कार्यपालिका शक्तियों की, और कार्यपालिका शक्तियों के बारे में हमने जाना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख बताया गया है। और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से संपन्न करेगा। कार्यपालिका शक्तियों का मतलब है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। इसमें हमने बात की थी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत करता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत करता है, संबंधित राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करता है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति अनुच्छेद 239 के तहत करता है। इसके अलावा जो है कैट की जो नियुक्ति है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय न्यायाधिकरण जो है उसकी जो नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 323 के तहत करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 324 के तहत करता है। इसके अलावा जो है 316 अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है। और अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। तो ये कार्यपालिका शक्तियां हमने पढ़ी थी। इसके बाद में हमने बात की थी विधायी शक्तियां या संसदीय शक्तियों की, कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अप्रत्यक्ष अंग है और संसद का इनडायरेक्ट अंग होने के नाते उसे कई कार्य भारतीय संसद में संपन्न करने पड़ते हैं। इसमें हमने बात की थी जो है विशेष रूप से अनुच्छेद 79 जिसके तहत भारतीय संसद का गठन किया गया है, 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है, 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया है। इसके अलावा जो है हमने अनुच्छेद 85 पढ़ा जिसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो है वो मेन जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद
23 आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। संसद के अवकाश काल में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है, तो वो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है आप विशेष रूप से ध्यान में रख सकते हैं अनुच्छेद 108, जिसके तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसके अलावा आप अनुच्छेद 111 भी ध्यान में रख सकते हैं, जिसके तहत जो है राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है। तो ये सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। आशा है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। किसी भी हाल में परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।